इस लोकतंत्र को आप मंडी मत बनाइए नेताजी। पावर अब जनता के हाथ में है, इस उंगली में आ चुकी है। पहले नोएडा को लूट के नोएडा के किसानों को ग्रेटर नोएडा चले जाते हैं, जब ग्रेटर नोएडा के किसानों को लूट लिया जाता है तो यमुना प्राधिकरण चले जाते हैं। बदबूदार पानी पीने के लिए मजबूर है। ऐसा हमें प्रतिनिधि चाहिए जो इस पानी से निजात दिला सके। किसान जब भी उठता है उम्मीद के साथ उठता है, ऐसे अपने प्रतिनिधि से उम्मीद करता है कि एक नया सवेरा उनके लिए कुछ लाभ लेकर आएगा, लेकिन शाम होते होते फिर वही अंधकार आ जाता है किसान की जिंदगी में। मोदी सरकार से तो संतुष्ट है ही नहीं किसान। कोई देश भी बिना किसान के अधूरा है, क्योंकि किसान गांव से लेके शहर तक पूरी तरह से हर एक क्षेत्र में मजबूती देता है। अगर गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो ये वही गौतम बुद्ध नगर है जिसकी हर सीमा पर किसान डटा हुआ आपको हर 6 महीने तीसरे महीने नजर आता है, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं किसान। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में किसान किस तरह के मुद्दों पर बात करेगा, किस मुद्दों पर वोट करेगा, किस योजनाओं का लाभ मिला है, हम आज सीधे किसानों से बातचीत करते हैं। किस तरह की योजनाओं को देखते हुए आप वोट करने वाले हैं लोकसभा चुनाव आ रहे हैं? जी भैया बिल्कुल, और फिर दोबारा बोलूंगा कि बधाई देता हूं सबसे पहले लोकतंत्र के इस महापर्व की, क्योंकि पावर अब जनता के हाथ में है, इस उंगली में आ चुकी है। देखिए, जहां तक गौतम बुद्ध नगर का सिनेरियो है, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का नहीं भारत का सबसे बड़ा भूमि अधिग्रहित होने वाला जिला है। और यहाँ हमारे मुद्दे इतने तीक्ष्ण हैं कि यहाँ पर 3-3 प्राधिकरण 4-4 प्राधिकरण बनाकर यहाँ पे जमीनों का एक्विजिशन हो रहा है, और एक्विजिशन जहाँ हो रहा है उनकी मांगों को मांगा नहीं जा रहा, और आगे एक नया प्राधिकरण खोल दिया जाता है। तो इससे ये दो तरीके से किसानों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र को पहले शहरी क्षेत्र घोषित करते हैं, और शहरी क्षेत्र घोषित करने की इनकी वजह यह है कि इनको भूमि अधिग्रहण बिल जो 2013 है उसका अनुपालन नहीं करना, समझौतों के आधार पर जमीन खरीदनी है। और सबसे बड़ी बात, एक ही इनके आईडीसी होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं, और 3-3 प्राधिकरण का, क्योंकि इनको अपनी लायबिलिटी सेटल नहीं करनी है। पहले नोएडा को लूट के नोएडा के किसानों को ग्रेटर नोएडा चले जाते हैं, जब ग्रेटर नोएडा के किसानों को लूट लिया जाता है तो यमुना प्राधिकरण चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं हर कोने पे अगर किसान बैठा है तो इसकी वजह यह है कि जो किसानों के मुद्दे हैं, जो करार हैं, जो तरीके हैं एक्विजिशन के, वो गलत हैं, या जो एक्विजिशन कर लिया गया है उसके जो करार हुए हैं वो अभी सेटल नहीं हुए हैं। नेताओं या अधिकारियों को मिली भगत? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको पता है कि पावर कहाँ समाहित होती है। पावर सरकार में होती है, ना किसी अधिकारी की कोई हिम्मत होती है और ना किसी स्थानीय नेता की कोई हिम्मत होती है। स्थानीय नेता एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो अपनी बातों को यहाँ से पहुंचा के सदन तक पहुंचा दे। आपके शहर को तो सुंदर किया गया, बेहतर सड़कें बनाई गई। देखिए, बेहतर सड़कें कहाँ बनाई गई हैं? ऐसी कौन सी सड़क है? एफएनजी वाला रोड था, वो वहीं का वहीं रुक गया, जो सबसे बड़ी परियोजना थी हमारी फरीदाबाद से कनेक्ट होनी थी। चिल्ला रेगुलेटर से एक रोड होना था जो महामाया फ्लाईओवर को आगे कनेक्ट करना था, वो वहीं का वहीं रुक गया, पिछले 5 साल में नहीं हिला। आपका डीएससी रोड जो सेक्टर 37 से जाके फेज 2 पे उतरना था, वहीं का वहीं रुक गया, वो आपका जमीन पे धरातल पे नहीं उतरा। उस पर तो 3 चुनाव इन्होंने लड़ लिए। कालंदी कुंज से जो जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी थी, वो कह रही थी बांध का रोड बनेगा, वो वहीं का वहीं 5 साल किताबों में रह के चला गया। तो ये सब किताबी बातें हैं। जमीनों की हकीकत ये है कि इन्होंने जो भी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जहाँ पे पुलिस बैठती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जहाँ हमारे प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं। तो जो 10 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से लेकर ऑटो एक्सपो से लेकर नए जिला अस्पताल से लेकर, और जिला अस्पताल से लेकर आपके नए फ्लाईओवर से लेकर जो शहर में नए फ्लाईओवर बने, तो कहा जा सकता है कि 2014 के लेकर अब 2024 में पढ़े लिखे किसान का सामना नेताओं को करना। देखिए, बिल्कुल नेताओं को, पढ़े लिखे नेताओं को भी सामना करना पड़ेगा, प्राधिकरण को भी सामना करना पड़ेगा, और सरकार को भी सामना करना पड़ेगा। जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं थी, इन्होंने, आदमी अपने करार नहीं समझता था, उनकी ये करारों को समझ में नहीं आता था, इन्होंने अपने जमीन का फिजिकल पोजीशन दे दिया। हम लोगों को केवल इसी बात के लिए टीच कर रहे हैं कि देखो, आपका करार है, करार में आपको पैसा दिया जा रहा है, प्लॉट दिया जा रहा है, आबादी का सेटलमेंट होना है। सबसे पहले अपने तीनों काम करा लो, क्योंकि इन प्राधिकरणों में भ्रष्टाचार का लेवल इतना है, कब बैंक करप्ट हो जाए, इनकी कितनी लायबिलिटी खड़ी हो जाए, कितना बड़ा ये भ्रष्टाचार कर लें, और कब ये बिल्कुल बैंक करप्ट होकर यहाँ से भाग जाए। तो हम तो यही टीच कर रहे हैं कि साथ साथ अपना सेटलमेंट करें, अपने प्लॉट लें, जो प्लॉट लेने, पैसा लें। कैसे प्रतिनिधि की उम्मीद कर रहे हैं उसकी बात? प्रतिनिधि सेंसिटिव होना चाहिए सबसे पहले तो। केवल ये गौतम बुद्ध नगर की जनता हर 6 महीने में किसी अस्पताल के उद्घाटन में जाने के लिए नहीं है। ये अस्पताल का उद्घाटन होगा, चंद लोग वहां पे दावत लेके अपने घर चले जाएंगे। ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जिसको पता हो कि यहाँ पे लगभग 3000 टीडीएस का लोग पानी पीने के लिए मजबूर हैं, बदबूदार पानी पीने के लिए मजबूर हैं। ऐसा हमें प्रतिनिधि चाहिए जो इस पानी से निजात दिला सके। ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो हड्डी जुड़वा सके। कम से कम एक डॉक्टर होते हुए कोरोना काल में जब सेक्टर 27 के अस्पताल में ऑक्सीजन का सिलेंडर भरा हुआ था, तो उनको ये भी पता होना चाहिए था
कि जिसकी जेब में पैसा नहीं है और सेक्टर 39 के ऑफिस में भी जाके कोरोना का मरीज एडमिट होना है तो वहां भी ऑक्सीजन का सिलेंडर भरा होना चाहिए। हमें ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं किसान स्थानीय नेताओं पर निशाना साध रहे और भी साथ मौजूद है। क्या नाम है आपको? मेरा नाम आशीष है, भारतीय किसान यूनियन से। अब की बार क्या मुद्दों पर वोट करेंगे? अब की बार जो किसान हित की बात करेगा उसी पर वोट। देखिए, हर सुबह एक उम्मीद की किरण लेकर जगती है और इसी उम्मीद के साथ किसान उठता है। किसान जब भी उठता है उम्मीद के साथ उठता है, ऐसे अपने प्रतिनिधि से उम्मीद करता है कि एक नया सवेरा उनके लिए कुछ लाभ लेकर आएगा। लेकिन शाम होते होते फिर वही अंधकार आ जाता है किसान की जिंदगी में। आप देख सकते हैं 1976 से जब नोएडा प्राधिकरण का उदय हुआ, 1976 से लेकर 2024 तक, आज तक इस बीच के अरसे में किसान को ठगा गया है। उसको सिर्फ मिला है तो नोएडा अथॉरिटी का पीला पंजा, उसको मिला है तो उबलता हुआ सीवर वाला गाँव, उसको मिला है बदबूदार सीवर और गंदा पानी पीने के लिए। इसके अलावा उसको मिला है तो जी वो ऐसा हॉस्पिटल मिला है जहाँ उसे एडमिट होने के लिए स्ट्रेचर पे बैठने के लिए एक बेड तक भी नहीं है। ऐसा हॉस्पिटल, ऐसा स्कूल उसके लिए मिला है जहाँ वो अपने गरीब बच्चों को कहीं दाखिला भी नहीं करा सकता। आप देख सकते हैं कि अभी पिछले 4-5 दिन पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा कि 53 बच्चों ने बिजली और पानी की वजह से, रास्ता न होने की वजह से 53 बच्चों ने स्कूल छोड़ा, सरकारी स्कूल। ये मैं नहीं, ये BSA साहब की स्टेटमेंट थी। ऐसी ऐसी समस्याओं को लेकर इस बार चुनाव होगा और जो इन समस्याओं की बात करेगा वो यहाँ से भी। और भी मेरे साथ मौजूद है बातचीत। अब तो जनता के हाथ में है कि सरकार को जगह चुनना है। साथ ही किसान जो है वो किसान की एक बड़ी आबादी है, किसान का कितना प्रभाव पाने वाला है, क्या मोदी सरकार से संतुष्ट है? मोदी सरकार से तो संतुष्ट है ही नहीं किसान कौम की बात करें, क्योंकि अभी दिल्ली आना हुआ किसानों का, आपने देखा अगर जितने तार और जो सड़कें खुदवाने का काम था, आंसू गैस के गोले थे, अगर ये सब चीज़ें सीमा पर यूज की गई होती तो आज हमारे देश में आतंकवाद खत्म हो जाता। लेकिन ये सब प्रयोग जो है किसान के ऊपर किया गया। किसान फिर भी आंदोलन किया, 56 इंच के सीने वाले को तीनों कृषि बिल वापस लेने के लिए मजबूर किया। उनके मंत्री तो कह रहे हैं हम किसानों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। देखो, बातचीत करना और काम करना दोनों अलग अलग चीज़ है। आप खाली पीली बैठकर चाय पर चर्चा करते रहें और नीचे जमीनी हकीकत पर काम ना करें। क्या पता नहीं था इस सरकार को, जिसने 3 कृषि बिल वापस लेकर के 2 साल 2 महीने 2 दिन बाद किसान वापसी दिल्ली की तरफ आया। 2 साल क्या कर रहे थे इनके मंत्री बैठकर? आखिर क्यों कॉरपोरेट पर ही काम करते हैं? इन्हें पता नहीं था किसान के मुकदमे वापस लेने हैं या किसान के तीनों कृषि बिल केवल जबानी तौर पर अभी तक वापसी हुए हैं। अभी उन्हें संसद में वापस ले जाकर उन्हें वापसी रोल बैक नहीं किया है। अभी भी गुमराह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली की बात करें, पहले कह रहे हैं किसान मीटर लगवाएगा, उसके बाद बिजली फ्री मिलेगी। कहीं ना कहीं भोले भाले किसान को लूटने का काम, गुमराह करने का काम यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रदेश और केंद्र की सरकार कर रही है। और उसमें पूरा सहयोग जो है इनके जनप्रतिनिधियों का है, क्योंकि वो विकास पर बात नहीं करते। उन्हें 5 मिनट कहीं भी डिबेट पे बैठा लिया जाए, चर्चा के लिए संवाद में खड़ा कर लिया जाए, वो केवल बात करते हैं तो जात बिरादरी, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, शिक्षा और कानून व्यवस्था पर बात नहीं है। किसान के पास वोट है, क्या वोट के जवाब से अपनी बात सरकार को किसी तरीके का कोई संदेश? किसान पूरी तरीके से मोदी सरकार पर वोट की चोट करेगा, क्योंकि किसान पूरी तरीके से 5 साल दूसरे कार्यकाल में पूरी तरह से त्रस्त रहा है। मोदी सरकार ने पूरी तरीके से किसान को कुचलने की भरसक प्रयास करा है, लेकिन किसान एक मेहनत कश कौम है, सरकार को अपने घुटनों पर लाया। और अब इनके प्रत्याशी जो आए हैं, जो किसानों के लिए अलग सलग बातें करते थे, गालियां देते थे उन्हें बैठते, अब उन्हें अपनी वोट की चोट से सबक सिखाए। आपके गौतम बुद्ध नगर में तो लगातार सांसद जी फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोगों का आसान बना देंगे रास्ता, एक्सीडेंट पर लगाम लगेगी। देखिए, फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन कर रहे हैं, हमारे सांसद जी तो नीचे से सुरंगें बना लेते हैं, हमारे सांसद जी तो अवैध रूप से पार्क में पार्किंग बना करके वसूल लेते हैं, हमारे सांसद जी तो ग्रीन बेल्ट में अपना सेक्टर 71 में हॉस्पिटल खड़ा कर लेते हैं। तो हमारे सांसद की तो कथनी और करनी की बहुत सारी मिसालें हैं। और हमारे सांसद जी का कार्यशैली ही तो थी जो पहली बार में सांसद बने, 6 मंत्रालयों के मंत्री बने, लेकिन दूसरी बार में इनके कारनामों के कारण इन्हें मंत्री तक नहीं बनाया गया। युवाओं की क्या भागीदारी रहेगी? युवा भी किसान समिति में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्या किसानों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस लोकसभा चुनाव? देखो, लोकसभा चुनाव में किसानों का पूरा प्रभाव रहेगा। ये आप भी देख रहे हो मीडिया के माध्यम से, क्योंकि आप लोग रोज फील्ड में रहते हो, आपसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता। इस बार युवा जो वोट देंगे वो उसी को वोट करेंगे जो किसानों की बातें माने।
किसानों के बीच का स्थानीय नेता नहीं आ पाते, मंत्री नहीं आ पाते। मंत्री क्या है, ये आप देख रहे हो सांसद जी को, ये अपनी जो सांसद निधि है उसका ब्यौरा नहीं दे सकते कि इन्होंने कहाँ पे वो किसानों के लिए गांवों में लगाई है, कहाँ लगाई है, जिन उस पैसे को भी अपने हॉस्पिटलों में ही लगा लेते हैं। सेक्टर की बदौलत देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में कम विकास हुआ है, आज भी पानी सड़कों पर नजर आता है। तो आप इसको किस तरह इस नज़र से देख रहे हैं, क्या आप अपनी शिकायत को नहीं पहुँचा पा रहे जनप्रतिनिधियों तक, या वो नहीं आ पा रहे? मैं तो ये कहता हूँ आप अब भी गलत नज़र से देखते हो, ना तो सेक्टरों की तर्ज पे हैं और गांव तो बिल्कुल बेहाल है, दोनों ही परेशान हैं, फिर वो ना शहर रिया ना गाँव रिया। तो गाँव के वोट अब जो किसानों के साथ रहेगा उसी को वोट जाएगी। कुछ और भी मेरे साथ मौजूद है। किस तरह देखते हैं अपनी भारतीय जनता पार्टी सरकार को, और क्या फिर से मोदी सरकार? मोदी सरकार अभी तो मेरे ख्याल में जो मैं सुनता हूँ लोगों में, कोई अब की बात बनने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा सीट घट रही है, पंजाब में घट रही है, दिल्ली में घट रही है, कई प्रदेशों में सीट घट रही है। अब की बात सरकार की कोई संभावना तो है नहीं, लेकिन ये चोरी कर लेंगे, ये महंग कर लेंगे, कहीं ना कुछ कर लेंगे। कहीं सरकार को खरीद लेते हैं, कहीं किसी मुख्यमंत्री को खरीद लेते हैं, कहीं सांसदों को खरीद लेते हैं, कहीं राज्यसभा सांसदों को खरीद लेते हैं। ये खरीद फरोख्त करके कुछ भी कर सकते हैं। तो इनकी तो वैसे यही मंशा है कि तुम्हें ईवीएम से और खरीद फरोख्त सरकार बनाए। किस तरह से समस्याओं का समाधान? देखिए, जो मेरे साथी ने बोला, मैं आज ये गुजारिश करना चाहूँगा, इन सारी पार्टियों से गुजारिश करना चाहूँगा, सारे नेताओं से गुजारिश करना चाहूँगा कि लोकतंत्र का पर्व आ चुका है। पहले आप लोगों को बरगलाइए मत, आप एक पार्टी चूज कर लें, अपनी सोच क्लियर कर लें। आपको भारतीय जनता पार्टी अच्छी लगती है तो आप उससे टिकट लीजिएगा साहब, आपको कांग्रेस अच्छी लगती है उससे लिया, कोई रीजनल पार्टी, समाजवादी, बसपा, XYZ जो पूरा भारत में रीजनल पार्टी है। इस लोकतंत्र को आप दल मंडी मत बनाइए नेताजी, आप अपनी विचारधारा से टिकट लीजिए और अपनी विचारधारा के साथ 5 साल जुड़िए। तो क्या दल बदलू नेताओं पे निशाना है। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं लोग, और सबसे बड़ी हत्या ये लोकतंत्र की ये सरकारें कर रही हैं, जो जोड़ तोड़ की राजनीति। इस जोड़ तोड़ की राजनीति में लोकतंत्र का मतलब क्या है? अगर हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि, हमने जिस मानसिकता से जिस पार्टी के लिए वोट दिया और उस पार्टी के साथ ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कहीं ना लोकतंत्र की ऐसी गरिमा गिरा रहे हैं लोग। क्या ये अगर चुनाव हुआ, चुना गया, एक सोच के साथ चुना गया, पक्ष में चुना गया, विपक्ष में चुना गया, कम से कम अपने लोगों के साथ धोखा मत कीजिए और राजनीतिक पार्टियों से इसको मंडी मत बनाइए। जो क्लियर मैंडेट आता है, जिसको जहां मैंडेट मिल रहा है आप उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जनता ने उसको वोट दिया है जो जीत के आया है। इसको आप अदला बदली का जो खेल है ये भविष्य में बहुत घातक रहेगा। और लोग विरक्त क्यों होते हैं वोट डालने से? बहुत इलीट क्लास का आदमी, बहुत ऐसे आदमी कहते हैं कि भाई मैं वोट क्यों डालूं, मैंने वोट तो आज मैंने भारतीय जनता पार्टी को डाला था, या मैंने आम आदमी पार्टी को डाला था, कांग्रेस को डाला था, मेरा ही जो विधायक सांसद है वो यहाँ से आके दूसरी पार्टी में बिक के चला गया, तो वो मेरी सोच को तो प्रेडिक्ट नहीं कर रहा। तो मैं आपकी बार चाहूँगा कि ये राजनीतिक पार्टियाँ थोड़ा, और चुनाव आयोग भी इसमें ध्यान दे कि ऐसा कोई सख्त से सख्त रूल दे के आए कि ये दल बदलू जो कानून है इसको देश में ख़त्म किया जाए, जिसकी सरकार चुनी जाए, क्योंकि सरकार चुनी है जनता ने और मैंडेट दिया है जनता ने, तो जनता के मैंडेट की आप उसकी पैरवी करें, उसकी देखरेख करें, वही सरकार बने। ये खरीद फरोख्त का माहौल बहुत गलत है देश में, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं किसानों को जिस तरह से देखा जाता था, लेकिन किसानों ने अपने मुद्दों की बात रखी है। किसानों ने कहा कि दल बदलू नेताओं को सबक सिखाने का समय आ गया है और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो अपने मतलब के लिए दल बदल लेते हैं। नोएडा से टीम के लिए मैं साझा